कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब कई राज्यों से होता हुआ यूपी तक पहुंच गया है। मामला यूपी के जौनपुर का है, जहां की तिलकधारी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने आरोप लगाया कि हिजाब पहनने की वजह से टीचर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आती है तो वो मामले की जांच करवाएंगे। मैं हमेशा की तरह क्लास में हिजाब लगा कर गई, जिससे सर आते ही मुझसे पूछे कि ये तुम क्या लगाई हो। हमने कहा कि हमने हिजाब लगाया हुआ है। उन्होंने कहा इस टाइम जो कर्नाटक में हो रहा है गर्ल्स मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, उस तरह का नियम अपने यूपी में भी लागू होना चाहिए। चूँकि मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है तो मैं इसकी जांच करवाता हूँ और मैंने छात्रा को और छात्रा के पिता को और संबंधित व्यक्ति को बुलवाया है और देखता हूँ पूरे प्रकरण की जांच करता हूँ, फिर आगे जो उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। तो हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि वो पहले यह देखेगी कि कर्नाटक हाई कोर्ट से इस मामले में अंतरिम राहत मिलती है या नहीं। इस मामले पर थोड़ी देर बाद हाई कोर्ट में भी बहस हुई, जहां से हिजाब विवाद पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर वहां के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ था और धीरे धीरे प्रदर्शन की आग देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच गई। दिल्ली में कर्नाटक भवन के सामने लेफ्ट के छात्र संगठन आयसा के छात्र जुटे, जहां उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती करने की ठानी और उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। आयसा के तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे थे हिजाब पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। जो तमाम छात्र हैं उन्हें पकड़ के बसों के अंदर ढकेल रही है। ये छात्र हिजाब विवाद पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के समर्थन में इकट्ठा हुए, लेकिन उनका प्रदर्शन शुरू नहीं हो पाया और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हालांकि उन्होंने कोशिश की कि प्रदर्शन शुरू हो जाए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वालों ने सख्ती का डंडा चलाया और प्रदर्शनकारियों को डीटीसी की बसों में ठूंसना शुरू कर दिया। खींचतान के बीच एक लड़की ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगा दिया। मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर एक दिन पहले भी देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ था, जिनमें महाराष्ट्र के कुछ जिले भी शामिल हैं। वहां के बीड में तो हिजाब के समर्थन में पहले हिजाब फिर किताब नाम की मुहिम तक शुरू हो गई और जगह जगह इस मुहिम के समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में स्लोगन लिखा दिखा, पहले हिजाब फिर किताब। हम कोई बात करना नहीं चाहते, हम सिर्फ हमारा राइट मोहब्बत से कायदे के चौकट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से माध्यम से हम मांगना चाहते हैं। कर्नाटक का हिजाब विवाद अदालत में है और राज्य सरकार को फैसले का इंतजार है। इस बीच हिजाब विवाद पर सियासी पार्टियों के बयान भी लगातार आते रहे। यूपी के सहारनपुर में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने भी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के अधिकारों की बात की और आरोप लगाया कि विरोधी उन्हें भड़का रहे हैं। सहारनपुर की रैली में पीएम ने हिजाब विवाद के बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों इशारों में यह जरूर कह दिया कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को बीजेपी के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। यही नहीं, पीएम ने विरोधियों पर तंज कसा कि जब मुस्लिम समुदाय की महिलाएं उनकी तारीफ करती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। हिजाब विवाद पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है। इन हमलों के बीच प्रधानमंत्री ने पहली बार मुस्लिम समुदाय की महिलाओं पर बात की। उन्होंने भरोसा दिया कि उनकी सरकार उनके हितों का ख्याल रखेगी। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन हिजाब विवाद पर बहस हुई, जिसके बाद सुनवाई सोमवार तक टल गई, लेकिन तब तक अदालत ने याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी। मतलब यह कि हिजाब विवाद के बाद जो छात्राएं अदालत गई थीं उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य में स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएं, लेकिन सुनवाई पूरी होने तक कोई छात्र धार्मिक कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आएगा। मतलब यह कि फिलहाल मुस्लिम समुदाय की छात्राएं स्कूल कैंपस में हिजाब नहीं पहन पाएंगी। जज ने यह भी साफ कर दिया कि वो जल्द से जल्द ये विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी कि 14 फरवरी को होगी। हाई कोर्ट में तीसरे दिन की सुनवाई से पहले हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दाखिल कर दी गई और मांग की गई कि छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल में दाखिल होने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक बोल दिया कि यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है
और अदालत ये देखना चाहती है कि वहां से कोई अंतरिम राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि इसी आधार पर वो ये फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई कब होगी। इस मामले पर कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि परीक्षा शुरू होने में कम समय बचा है और स्कूल बंद कर दिए गए। यही नहीं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि छात्राओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये मामला दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जल्द इस मामले पर सुनवाई करे। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल जाने की इजाजत मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करने का फैसला किया। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिजाब से जुड़े विवाद को समाज के लिए गलत बताया। The small incidents are not good for the society. We have to think in a wider interest. मुंबई के कॉलेज में भी हिजाब मामले पर विवाद शुरू हो गया है। मुंबई में माटुंगा के एमएम शाह कॉलेज ने हिजाब, घूंघट और स्कार्फ पहनकर आने पर रोक लगा दी है। कॉलेज के पोर्टल पर यह सूचना दी गई है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने साफ कर दिया कि यह नियम छात्राओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ताकि चेहरा ढककर कोई असामाजिक तत्व कॉलेज में प्रवेश न कर पाए। पास्ट में ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें बच्चे, मतलब मेल या बच्चे, तरुण युवक यहाँ पे कॉलेज में कुछ हिजाब पर कुछ अलग अटायर करके आते थे और बच्चे उनको परेशान करते थे। जब ये इंसिडेंसेस बढ़ने लगे तभी हमने ये डिसीजन ले लिया कि इस तरह का कोई भी अटायर करके बच्चों को क्लास में नहीं बैठने देंगे। चन्नी की गरीबी पर सिद्धू की पत्नी ने निशाना साधा। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने चरणजीत चन्नी को पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और ये ऐलान करते हुए राहुल गांधी ये बताना नहीं भूले थे कि चन्नी गरीब परिवार से हैं। पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। लेकिन राहुल ने जैसे ही चरणजीत चन्नी को गरीब कहा, उन्हीं की पार्टी में सवाल उठने लगे। हैरानी की बात यह रही कि सवाल उठाने वाली कोई और नहीं बल्कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू थी। गरीब मतलब इतना ऐसा गरीब, राहुल गांधी ने खुद कहा कि वो गरीब हैं। उनका पता है क्या, देखो हम गरीब को गलत लेके जा रहे हैं। मैं भी अगर कहूं कि उनकी रिटर्न्स हमसे ज्यादा हैं, आज की डेट में उनके पास बहुत पैसा है, हमसे भी ज्यादा है। अपनों ने सवाल उठाया तो भला विरोधी कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी राहुल के चन्नी को गरीब बताने पर चुटकी ले ली। राहुल गांधी जी, ऐसी गरीबी हर घर में आए कि 10-10 करोड़ कैश मिले, 12 लाख की घड़ी मिले, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिले। विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में चन्नी ने बताया था कि उनके पास 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज पंजाब में भगवंत मान के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। सुनीता केजरीवाल आज धुरी में भगवंत मान की जनसभा में शामिल होंगी, जहां आज भगवंत मान का महिलाओं से संवाद कार्यक्रम है। कार्यक्रम में केजरीवाल की बेटी भी शामिल होंगी। भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं और अब प्रचार में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहेंगी, उनकी बेटी भी साथ में मौजूद रहेंगी। सिद्धू की बेटी ने भी सीएम चेहरे पर सवाल उठा दिए। नवजोत कौर सिद्धू के बाद राबिया कौर ने भी चरणजीत चन्नी को पंजाब कांग्रेस का सीएम चेहरा बनाने पर ऐतराज जताया और सिद्धू की बेटी राबिया कौर ने दावा किया कि राज्य में चन्नी से ज्यादा उनके पिता सिद्धू का प्रभाव है। सीएम का फेस नहीं बन पाए, लेकिन आगे जाके देखना वो क्या क्या कर पाएंगे। इससे पहले सिद्धू की पत्नी ने भी कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान पर नाराजगी जताई थी। योर मेरिट, योर एजुकेशन, योर वर्क, योर ऑनेस्टी, ऑल दीज थिंग्स शुड बी काउंटेड। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक दिन पहले ही साफ कर दिया गया था कि यह फैसला लोकतांत्रिक तरीके से लिया गया। पटना के खाजूकला इलाके से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार को कुछ दबंगों ने पीट दिया। बताया गया कि जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन जब कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे वहां के लोग भड़क गए और एक अधिकारी को तो उन लोगों ने पीट दिया। इससे पहले उनके साथ बदसलूकी की गई। कुछ लोगों ने तो उन्हें धक्का देते हुए बंधक बनाने की भी कोशिश की। मारपीट की खबर मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। इसके बाद हमलावरों से घिरे अधिकारी ने राहत की सांस ली। घटना के बाद पुलिस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के समय बवाल करने वाले लोगों की पहचान में जुट गई।
गुजरात के कच्छ में बीएसएफ ने हरामी नाले से 11 पाकिस्तानी नौकाएं जब्त की है। 9 फरवरी को हरामी नाला में पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव के आने और मछुआरों की घुसपैठ की खबर मिली थी, जिसके बाद बीएसएफ के डीआईजी ने भुज में लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके में तुरंत बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। बीएसएफ ने अब तक 11 पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त कर लिया है और कमांडो के 3 ग्रुप को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 3 अलग-अलग दिशाओं से भेजा गया है, जहां पाकिस्तानी छिपे हो सकते हैं। हालांकि दलदली क्षेत्र होने की वजह से कमांडो को सर्च ऑपरेशन में काफी परेशानी आ रही है। बावजूद इसके सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने वोट नहीं डाला। उन्हें यूपी के मथुरा में वोट देना था, लेकिन वो पहले चरण के मतदान के दौरान बिजनौर में रहे, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके साथ थे और दोनों ने बिजनौर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार किया। मतलब वोटिंग के दिन ही जयंत चौधरी अपने मतदान क्षेत्र से गैर हाजिर रहे, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और इसे उनका अहंकार बता दिया। उसने अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया। ये परिवारवाद की ठसक है, ठसक, घमंड। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद जयंत चौधरी ने न्यूज 18 पर सफाई दी। मेरी वोट मथुरा शहर में है। यहाँ से वो बहुत दूर है। आप जानते हैं कि मैं बिजनौर में हूँ और हमारी जिम्मेदारी है कि गठबंधन के लिए लगातार हम प्रचार कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने बताया कि मथुरा में उनकी पत्नी ने वोट डाला, लेकिन प्रचार में जुटे रहने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रियंका का रोड शो करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि रिजवान ने रोड शो के लिए पुलिस से कोई इजाजत नहीं ली थी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी का कार्यक्रम घर घर जाकर प्रचार करने का था। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार ने प्रियंका के पहुंचने के बाद रोड शो निकाला। इस बीच रोड शो में काफी भीड़ उमड़ पड़ी। 10 मार्च को सारे प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने जा रही है, इसलिए उस पुरानी मानसिकता को बदलने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा उनकी एफआईआर के लिए, अभी पिछले दिनों चुनाव के दौरान में दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री आए थे, उनका आपने जनसंपर्क भी देखा था। अभी मेरठ में अमित शाह जी आए थे, उनका जनसंपर्क भी देखा था। उन पर एफआईआर क्यों नहीं की गई? ये आज जो शहर विधानसभा है उसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं श्री रिजवान, उनके द्वारा एक जनसंपर्क की अनुमति ली गई थी, लेकिन उस दौरान जब देखा गया उसको तो उनके द्वारा एक रोड शो जैसा माहौल वहाँ बन गया। काफ़ी संख्या में लोग उनके साथ थे और गाड़ी के ऊपर प्रत्याशी अपने स्टार प्रचारक के साथ में थे उस पर। तो इस संबंध में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट वहाँ होते हैं उनकी ओर से थाना मोगलपुरा में एक तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पीएम के वार पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। इन्होंने एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर निशाना साधते हुए एक पुराने बयान का जिक्र किया था और इसी बयान पर बिजनौर में चुनाव प्रचार कर रहे अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने पुरानी बातें भूलने की बात कही। पुरानी बातें नहीं उखाड़नी चाहिए। पुरानी बात इतनी पुरानी है, उसके बाद 2-3 चुनाव हो चुके हैं, इसलिए पुरानी बात भूलनी चाहिए। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान एक पुराने बयान को याद करते हुए यूपी के 2 लड़के कहते हुए वार किया था। इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। इसी इंटरव्यू में पीएम ने यह बात भी कही कि इस बार भी यूपी में 2 लड़कों यानी अखिलेश जयंत की जोड़ी कामयाब नहीं होगी। एक लड़के ने अस्पताल में घुसकर एक नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के भिंड के जिला अस्पताल में एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे लड़के ने आईसीयू वार्ड में घुसकर एक नर्स की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और बाद में खुद ही थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। केरल की कोची में नेवी ने समुद्र में डूब रहे एक आदमी को सही सलामत बचा लिया। कोलकाता में नगर निकाय चुनाव के समय हिंसा के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा की टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काटने वाले पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। कुछ दिन पहले दिल की सर्जरी करवाने वाले कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने ट्वीट करके बताया कि अब वो पहले से ठीक हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने दुआओं के लिए अपने फैंस का भी आभार जताया।
10 फरवरी के दिन यूपी के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर 60.17% वोट डाले गए। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता के खेत से एक लड़की का शव मिला और उन्नाव के जिस खेत से शव बरामद हुआ वो समाजवादी सरकार में राज्य मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह का है और उनके बेटे रजोल सिंह पर लड़की की हत्या का आरोप है, जो इस वक्त जेल में बंद है। और उसी की निशानदेही पर पुलिस ने 2 महीने से लापता लड़की का शव उसके ही खेत से बरामद कर लिया। खेत से लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। घर वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। लड़की की मौत की खबर सुनते ही घर वाले दहाड़े मारकर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों से सांठगांठ समेत कई गंभीर आरोप लगाए। साहब को भी पता था कि रजोल सिंह ने मेरी लड़की को मार के आश्रम में गाड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां थोड़ी ही देर में पुलिस के कई बड़े अधिकारी पहुंच गए। फौरन फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। इसके बाद हत्या से जुड़े हर पहलू और हर सबूत को खंगालना शुरू किया गया। अभी तक 2 लोग प्रकाश में आए हैं और आगे जो भी तहकीकात में आएंगे उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। इससे पहले इंसाफ की गुहार लगाते हुए 24 जनवरी को लड़की की मां ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कार के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। पीएम नरेंद्र मोदी आज वन ओशियन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज 2:30 बजे ओशियन समिट के उच्च स्तरीय सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के साथ ही इस सत्र को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस कर रहा है। अमरावती में नगर निगम के कमिश्नर पर कुछ महिलाओं ने स्याही फेंक दी। बताया गया कि महिलाएं इलाके के निर्दलीय विधायक रवि राणा की समर्थक थीं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाए जाने वाली जगह पर पानी जमा होने की शिकायत के बहाने उन्हें बुलाया। और जब नगर निगम के कमिश्नर प्रवीण आष्टिकर मुआयना करने के लिए वहां पहुंचे तो एक महिला हाथ में स्याही से भरी बोतल लेकर उनकी ओर लपकी और उनके ऊपर स्याही डालने की कोशिश की, लेकिन तभी उनका सुरक्षाकर्मी बीच में आ गया। इस बीच कमिश्नर ने भी पीछे हटकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन महिला ने दूर से ही उन पर स्याही फेंक दी और फिर दौड़ते हुए उनको पकड़ लिया, जिसके बाद पीछे से आई दूसरी महिला ने अपने पास मौजूद बोतल की पूरी स्याही उन पर खाली कर दी, जिस पर वहां मौजूद दूसरी महिलाएं नारेबाजी करती सुनाई दी। काफी देर तक चले हंगामे के बाद वहां मौजूद लोगों ने नगर निगम के कमिश्नर को महिला की पकड़ से छुड़ाया और उन्हें महिलाओं से बचाते हुए उनकी गाड़ी की ओर ले गए। बिहार के दरभंगा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां दबंगों ने एक मकान पर कब्जा करने के इरादे से हमला कर दिया। 2 दिन पहले हुए इस हमले में 3 लोग घायल हो गए। यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग घर के अंदर घुसकर मारपीट करते दिखे। इससे पहले उस घर में रह रहे लोगों ने इसका विरोध भी किया और गेट पर खड़े होकर हमलावरों से जूझते नजर आए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और कुछ ही देर में वहां मारपीट शुरू हो गई। इस बीच मकान के बाहरी हिस्सों से आग की लपटें निकलती दिखी। आरोप है कि हमलावरों ने वहां आग लगाकर घर वालों को जलाने की कोशिश की। कितने आदमी को जलाया गया? हम दीदी भैया 3 आदमी मम्मी को सिर्फ बचा लिए। घटना के बाद की भी कुछ तस्वीरें सामने आई। उनमें एक तस्वीर में खुदाई करने वाली मशीन घर के बाहर खड़ी दिखी, जबकि घर का गेट टूटा हुआ नजर आया। आरोप है कि आग लगाने से पहले उसी मशीन से मकान को ढहाने की कोशिश की गई थी। दरभंगा शहर के बीच हुए इस हमले के बाद कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। जैसा पीड़ित लोग बयान देते हैं उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की गई। इस हमले में 2 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूर्य की सतह पर एक ऐसा तूफान उठा कि 40 उपग्रह जलकर राख हो गए। ये सैटेलाइट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के थे, जिन्हें 3 फरवरी को ही अंतरिक्ष में भेजा गया था। और एक साथ 49 सैटेलाइट अमेरिका के फ्लोरिडा से छोड़े गए थे। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का सबसे ताकतवर रॉकेट फैल्कन 9 इन्हें केनेडी स्पेस सेंटर से लेकर अंतरिक्ष में पहुंचा था, लेकिन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की स्पेसएक्स की टाइमिंग गड़बड़ा गई। जब स्पेसएक्स का रॉकेट उड़ा, उससे पहले सूरज की सतह पर एक तूफान भी उठा। तूफान से निकली ताकतवर गैसें तेजी से धरती की तरफ आ रही थी। सौर तूफान का ऐसा असर हुआ कि 49 में 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ उल्का पिंड जैसी चीज धरती की तरफ बढ़ती दिखी। दावा है कि ये एलन मस्क के 40 सैटेलाइट में एक है जिसका मलबा पृथ्वी की तरफ बढ़ता दिखा। स्पेसएक्स ने खुद ट्वीट कर इस खबर पर मोहर लगाई कि उनके 40 सैटेलाइट सौर तूफान में नष्ट हो गए, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि नष्ट हुए सैटेलाइट का मलबा किसी तरह का खतरा नहीं बनेगा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के लिए ये 49 सैटेलाइट एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा थे, जिस पर 2019 से काम किया जा रहा है।
अभी तक 2000 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं, जबकि योजना यह है कि इसी तरह के 42,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएं, जो पृथ्वी के चारों तरफ एक जाल सा बना लें और चक्कर लगाते रहें। उनके जरिए धरती पर हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह तकनीक और विज्ञान का एक बड़ा अजूबा साबित होगा, क्योंकि अभी तक इंटरनेट के लिए टावर लगाए जाते हैं, तारे बिछाई जाती हैं, बड़े बड़े नेटवर्क बनाए जाते हैं, तब इंटरनेट मिलता है, जिसकी रफ्तार वहीं पर तेज होती है जो मोबाइल टावर के पास हो या फिर फाइबर ऑप्टिक जैसे किसी तारों के जाल से जुड़ी हो। अगर स्पेसएक्स की योजना कामयाब हुई और सैटेलाइट से इंटरनेट मिलने लगा तो दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क में और हर जगह पर हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच हो जाएगी। लेकिन 40 सैटेलाइट के नुकसान से यह प्लान कुछ वक्त के लिए लटक सकता है। स्पेसएक्स को इस घटना से भारतीय रुपयों में करीब 375 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। बताया जा रहा है कि छोड़े जाने के बाद ये सैटेलाइट पृथ्वी के सबसे निचले ऑर्बिट में रखे गए थे और आमतौर पर स्पेसएक्स अपने सभी सैटेलाइट को इसी तरह कुछ वक्त के लिए निचले ऑर्बिट में रखता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी एक बार फिर टेस्टिंग की जा सके और अगर कोई कमी हो तो उसे दुरुस्त किया जा सके। ये सैटेलाइट धरती से केवल 130 किलोमीटर ऊपर थे। इतनी दूरी पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो होता ही है, इसके अलावा पृथ्वी के पर्यावरण का असर भी होता है। यही वजह है कि सौर तूफान का असर इन उपग्रहों पर सबसे ज्यादा हुआ। राजस्थान में नाबालिग के गैंगरेप का एक और मामला सामने आया है। राजस्थान के चूरू में एक 14 साल की नाबालिग लड़की का उसके घर से अपहरण के बाद गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप बाइक सवार 2 लड़कों पर लगा है, जो घटना के बाद से फरार चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 3 हनुमान मंदिर तोड़े जाने के विरोध में खपा लोगों और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की मांग को लेकर सड़क जैम कर प्रदर्शन किया। बिहार के बांका जिले के जेडीयू विधायक मनोज यादव एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। NH 31 पर उनकी कार एक ट्रक से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार ड्राइवर और विधायक दोनों घायल हो गए। यूपी के उन्नाव में 2 महीने से लापता एक लड़की का शव एक गड्ढे में दबा मिलने के बाद सनसनी फैल गई। लड़की के अपहरण, रेप और हत्या का आरोपी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री का बेटा है और लड़की का शव भी उसी के प्लॉट में गड़ा मिला। पहले से गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद किया है। यूपी के मुरादाबाद में एक रोड शो के समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उनके एक समर्थक ने क्रेन की मदद से एक बड़ी माला पहनाने की कोशिश की। हालांकि माला काफी बड़ी होने की वजह से ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। यूपी के बरेली में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी रैली करने पहुंचे। हालांकि उनकी रैली में गिने चुने लोग ही नजर आए। अमृतसर की लड़ाई में ड्रग्स की एंट्री होगी। वहां नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने बिक्रम सिंह मजीठिया पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि अमृतसर ईस्ट की जनता ड्रग लॉर्ड को जीतने नहीं देगी और इसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी खुद चुनाव प्रचार में कूद पड़ी। उन्होंने लोगों के बीच जाकर सिद्धू के लिए वोट मांगे और बिक्रम सिंह मजीठिया पर निशाना साध दिया। जिन्होंने आम आदमी को वोट डालनी थी वो इधर आ रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट अ ड्रग लॉर्ड टू कम टू अमृतसर सिटी। लेकिन अकाली दल से सिद्धू के खिलाफ ताल ठोक रहे बिक्रम सिंह मजीठिया ने अलग ही अंदाज में सिद्धू और उनके परिवार पर पलटवार कर दिया। मैडम सिद्धू है, वो भी वोट मेरे को देंगी। काम तो उनके घर वाले ने करा कोई नहीं, जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो ना लोगों का हो सकता है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर अमृतसर ईस्ट में विकास नहीं करने का भी आरोप लगाया। ट्रेन के ड्राइवर पर आधुनिक कैमरे से नजर रखी जाएगी। इसकी शुरुआत पश्चिम रेलवे से हुई, जहां 25 ट्रेनों के इंजन में इस तरह के कैमरे लगाए गए। रेलवे की योजना है कि सभी ट्रेनों के इंजन में जल्द ही इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए, ताकि ट्रेनों के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर पर नजर रखी जा सके। खास बात यह कि इन कैमरों के जरिए इंजन के अंदर होने वाली बातचीत की भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। कोई हादसा होता है तो उस दौरान या किसी इमरजेंसी जैसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में ये कैमरे रेलवे की काफी मदद करेंगे। रेलवे को उम्मीद है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स की तर्ज पर ये आधुनिक कैमरे हादसे रोकने में काफी असरदार रहेंगे। ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, उनके जो रेगुलर मूवमेंट है, जो उनकी ड्राइवर हैं LP की जो रेगुलर मूवमेंट है और जो उनकी एक्टिविटी है उस पर नजर रख रहे हैं। बताया गया कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले कुछ सालों में ड्राइवर की गलती की वजह से कई रेल हादसे हुए और यही वजह है कि रेलवे अब इस तरह के हादसों पर लगाम लगाने की तैयारी में जुट गया है, जिसके लिए सभी ट्रेनों के इंजन में 6 आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके जरिए ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। ट्रेन के इंजन के अंदर 6 कैमरे होंगे, जबकि 2 इंजन के बाहर की तरफ होंगे, ताकि इंजन के अंदर के अलावा पटरियों पर भी नजर रखी जा सके। खास बात यह है कि इन कैमरों में वीडियो के अलावा ऑडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जिससे ड्राइवर और उसके असिस्टेंट की बातचीत भी सुनी जा सकेगी।
कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने हंगामा कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में कई जगह उनके उम्मीदवारों को निकाय चुनाव में नामांकन नहीं करने दिया गया, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कई लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। कई प्रदर्शनकारी तो उनसे धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। कोलकाता के राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर पर आज बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल भी मौजूद रहीं, जिन्हें पुलिस के अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे तो पुलिस को भी उन पर सख्ती दिखानी पड़ी। इसके बाद बवाल कर रहे लोगों को पुलिस के जवानों ने जबरदस्ती वहां से हटाना शुरू किया। पुलिस अपना काम करे, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो संभाले, बीजेपी को रोकना उनका काम नहीं है। बीजेपी के इस प्रदर्शन की वजह से वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को वहां से हटाकर हालात पर काबू पा लिया। हरियाणा के रोहतक में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। इस फायरिंग में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि जिन लोगों पर हमला हुआ उनके परिवार में कुछ दिनों बाद 2 शादियां होनी हैं। जिसकी खरीदारी के लिए कार में सवार होकर परिवार के 3 लोग शहर की ओर निकले, लेकिन जैसे ही उनकी कार गांव में एक मंदिर के पास पहुंची, वहां पहले से अपने 4 साथियों के साथ घात लगाए आरोपी ने उन पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कार चला रहा लड़का और उसके साथ कार में बैठी परिवार की 2 महिलाएं घायल हो गईं, जबकि हमले के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। 3 टीम बना दिए और इनको तुरंत अरेस्ट करेंगे। वहीं फायरिंग में घायल लोगों को रोहतक पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को आखिरी मौका दिया। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना केस में अपना पक्ष रखने के लिए यह आखिरी मौका दिया गया और 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट में पेश होने को कहा गया। कोर्ट की अवमानना के केस में सुप्रीम कोर्ट विजय माल्या को दोषी करार दे चुकी है। अब इस मामले में सजा सुनाई जानी है। नियमों के मुताबिक किसी भी दोषी को उसके सामने ही सजा सुनाने का प्रावधान है, इसलिए कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट में पेश होने का आखिरी मौका दिया। साथ ही कोर्ट ने 2 हफ्ते का वक्त देते हुए सख्त टिप्पणी की कि अगर आखिरी मौका दिए जाने पर भी विजय माल्या नहीं पहुंचे तो फिर कोर्ट उनकी गैर मौजूदगी में ही सजा सुना देगी। रीट पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान विधानसभा में बवाल हो गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 4 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया, जो राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रीट का पेपर लीक होने के मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गए। और विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते विधानसभा के अंदर हालात इस कदर बिगड़ गए कि बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। इस दौरान बीजेपी के विधायक नारेबाजी भी करते रहे। इस हंगामे के बीच बीजेपी के 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया और विधानसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई, जिससे नाराज होकर बीजेपी विधायक वेल के पास पहुंच गए और गाना गाते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं विधायकों को सस्पेंड किए जाने से बीजेपी भड़क गई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक ट्वीट के जरिए इस कार्रवाई को रीट की चोरी पकड़े जाने की बौखलाहट बता दिया। लेकिन रीट पेपर लीक पर जारी ये घमासान सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अलवर जिले से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने भी इसे गंभीर मामला बता दिया। और उन्होंने तो पेपर लीक मामले के आरोपियों की तुलना हैदराबाद में 2019 में हुए डॉक्टर के गैंगरेप से कर दी और उसी तर्ज पर इस मामले में भी आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर दी। क्या सरकार राजस्थान की पुलिस को इस प्रकार की छूट दे सकती है कि हैदराबाद वाला ही यहाँ पे करके बताए? मामले पर बवाल बढ़ता देख गहलोत सरकार ने भी सफाई देने में देर नहीं लगाई और इसी सत्र में पेपर माफिया पर सख्त कार्रवाई के लिए बिल लाने का भरोसा दिया। तो बिल में कड़े प्रावधान डाले गए हैं ताकि निश्चित तौर पर इस पर रोक लगने की संभावना रहेगी। वहीं विधानसभा के अंदर जारी घमासान के बीच विधानसभा के बाहर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने जयपुर में ईडी दफ्तर पहुंचकर इस मामले में हुए पैसे के लेन देन की जांच की मांग कर दी। चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रचार के दौरान बल्लेबाजी की। वो पंजाब के बरनाला जिले की भदौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं और पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा बनाए जाने के बाद उन्होंने पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया और उस इलाके में वोट मांगने के दौरान वो एक गांव में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंच गए, जहां मुख्यमंत्री चन्नी ने बल्लेबाजी में हाथ आजमाया। चरणजीत सिंह चन्नी भदौर चुनाव क्षेत्र में है, यहां से चुनाव मैदान में है और क्रिकेट के मैदान में भी
अपना जौहर दिखा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने गेंदबाजों को 6 बॉल में आउट करने की चुनौती दे दी और ऐसा करने वाले को 5,000 इनाम देने का ऐलान कर दिया। चन्नी किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपनी विकेट बचाते रहे। 1-2 बॉल मिस भी की, लेकिन वो आउट नहीं हुए। बल्लेबाजी के बाद चन्नी चुनावी चौका मारने से भी नहीं चूके। ऐसे कोई टूर्नामेंट होवे अगे वास्ते 5 साल वास्ते तो उदा पहला नाम मैं दिया करा। क्रिकेट में हाथ आजमाने के बाद चन्नी ने आसपास के गांवों में प्रचार किया। इस दौरान लोगों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के एक बागी नेता मीडिया के सामने रो पड़े। इलियास अंसारी समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन जब उन्हें कुशीनगर जिले की फाजिलनगर विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। और बीएसपी की टिकट पर इलियास अंसारी अपना नामांकन करने पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस दौरान वो फूट फूट कर रो पड़े। मेरे पास कुछ बचा नहीं, समाजवादी पार्टी ने सब कुछ लुटा दिया। इलियास अंसारी को उम्मीद थी कि फाजिलनगर विधानसभा सीट से पार्टी उन्हें इस बार टिकट जरूर देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य को मैदान में उतार दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं